मेरा चेक कोई ना तुम भी दे आओ चलो चलो हाँ हम लोग बात करते हैं देखो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सर लास्ट क्लास में हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे ठीक है अब हम लोग अगले स्टार्ट करते हैं देखो इससे पहले जो मेरी क्लास हुई थी यानी कि कल हम लोगों ने जो बात करी थी हमने बात करी थी शिफ्टिंग की हमने बात कर रहे थे हम लोग शिफ्टिंग की जिस प्रकार से मैंने कहा था अगर तुम्हारे पास अगर तुम रेयर मीडियम में हो और तुम किसी डेंसर मीडियम की चीज को देख रहे हो तो जो वो चीज होती है वो होती दूर है लेकिन दिखती तुमको पास है लेकिन अगर मैं डेंसर मीडियम में हूं और मैं रेयर मीडियम की किसी चीज को देख रहा हूं तो वो चीज होती पास है और लगती हमको दूर है तो मैंने डी एपरेंट का फार्मूला लिखवाया था डी एपरेंट का फार्मूला क्या था μ2/μ1 × d ठीक है डीएल डेप्थ थी डी तो वहां पर जो μ2 था वो क्या था जहां से देख रहे हैं वो मीडियम और μ1 मेरा वो मीडियम होता था जहां से रे आ रही है उसी प्रकार से मैंने कहा था अगर मैंने कोई ग्लास स्लैब रख दिया तो रे आती तो दूर से और दिखती हमें पास से और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है मतलब कितना हो जाता है तो x = 1 - 1/μ × t जहां t जो होती है वो थिकनेस होती थी कोई भी ग्लास स्लैब की थिकनेस थी उसको हम लोग t बोलते थे तो अगला है वैसे इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है तुमसे डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया कि लैटरल शिफ्ट क्या होता है ठीक है डायरेक्ट फार्मूला पूछा है कि लैटरल शिफ्ट क्या है तो सबसे पहले लैटरल शिफ्ट को हम लोग समझें देखो बच्चों देखो अगर मैं लैटरल शिफ्ट को समझूं आप ये समझो मेरे पास में कोई टी थिकनेस का स्लैब है कोई टी थिकनेस का क्या है स्लैब है सोचो एक रे कोई यहां से आई रे जहां पड़ती है वहां क्या होता है नॉर्मल रे को जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा लेकिन रे नॉर्मल की तरफ थोड़ी बेंड हो जाएगी जहां पर पड़ी वहां पर भी क्या होगा नॉर्मल और वहां से लाइट ऐसे निकल जाएगी जो कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तब ये लाइट कैसे जाती बिल्कुल सीधे जाती मुरली बोल मत बिल्कुल तो ये लाइट बिल्कुल कहां जाती सीधे ग्लास स्लैब की वजह से लाइट जो रे थी वो मेरी इधर हो गई अब देखो ये दोनों जो रेज है ना वो एक दूसरे के बेटा पैरेलल होती है एक दूसरे के हमेशा पैरेलल अच्छा एक दूसरे के अगर ये पैरेलल निकल रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ ये आई और ई दोनों का रिलेशन क्या होगा क्या दोनों बराबर होंगे ये नहीं बराबर होंगे यहां पर देख रहे हो ये एंगल क्या है आई ये एंगल क्या है ई तो है तो ये दोनों एंगल का रिलेशन क्या हो जाएगा देखो एयर इधर भी क्या है एयर इधर भी क्या है एयर और कल तुम मुझे बताए थे कि अगर दोनों साइड में सर जी एयर है तो जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही इमर्जेंट एंगल होगा ठीक है कल प्रूव करवाया था तो जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल क्या होगा ई होगा ठीक है उतना ही एंगल ई होगा ये दोनों रेस एक दूसरे के कैसे होंगी पैरेलल अगर ये दोनों रेस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो देखो मैंने कहा कितनी शिफ्टिंग हुई ठीक है ये कितनी शिफ्ट हुई तो इतनी ही तो देखो पहले रे ये ऐसे जाती ऐसे की बजाय अब कहां जा रही है ऐसे तो यही तो शिफ्टिंग हुई
ये शिफ्टिंग निकालने के लिए तुम्हें इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर मतलब एंगल क्या हो गया 90। अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये जो फार्मूला ये जो है डी ये हो जाता है टी sec r इंटू साइन आई माइनस आर। ठीक है, टी आर क्या है, आर तुम्हारा वो एंगल है ये इंसिडेंट एंगल, और जो इसमें अंदर गई वो एंगल क्या कहलाएगा आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी, टी इसकी क्या है थिकनेस, टी थिकनेस, तो d इक्वल टू टी sec r इंटू साइन आई माइनस आर। ये लेटरल शिफ्ट का फार्मूला होता है। ठीक है, और वैसे कहोगे तो डेरिवेशन भी है पूरा, डेरिवेशन करने के बाद में भी तुमको याद ही करना है इसको। ठीक है, उसके बाद भी याद ही करना है। उसके साथ में अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करूं, मैं अगर r को खत्म किया, अगर r को हम लोग खत्म करेंगे तो जो फार्मूला हो जाता है लेटरल शिफ्टिंग का वो ये है d इक्वल टू 1 माइनस कॉस आई अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई इंटू टी साइन आई। ठीक है, इंटू टी साइन आई। ये लेटरल शिफ्ट का फार्मूला हो जाता है। अगर मुझे सिर्फ इंसिडेंट एंगल पता है तो, मुझे r नहीं पता, r नहीं पता, मुझे सिर्फ इंसिडेंट एंगल पता है, तो उसका जो लेटरल शिफ्टिंग का फार्मूला है वो ये है। और अगर एंगल बहुत छोटे हो, एंगल बहुत छोटे हो, अगर एंगल बहुत छोटे होंगे यानी कि तुम cos i की जगह सिर्फ i लिखोगे और sin i की जगह भी सिर्फ i लिखोगे, तो जो फार्मूला आता है लेटरल शिफ्टिंग का वो d बराबर टी आई म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू। ठीक है, ये फार्मूला होता है। सर इस फार्मूला पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तुम्हें 4 ऑप्शन दिए होंगे और तुमसे पूछ लेगा कि बताओ इसमें से कौन सा लेटरल शिफ्टिंग का फार्मूला है। तो देखो पेपर, जब तुम पेपर दे रहे होगे तो ऐसा तो है नहीं कि तुम लेटरल शिफ्टिंग का पूरा के पूरा डेरिवेशन करने बैठोगे, सवाल ही पैदा नहीं होता है डेरिवेशन करने का। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको इसे याद ही करना पड़ेगा। अगर तुम इसे याद कर लेते हो तब तुम लेटरल शिफ्टिंग का फार्मूला लगाओगे और वो उस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, ये देख के कर पाओगे, वो भी तुम्हें याद करना है, बाकी कोई चारा नहीं होता है इसमें। अब देखो TIR का मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बात जरा समझना, मेरे पास में ऊपर रेरर मीडियम है और नीचे डेंसर मीडियम। ठीक है, ऊपर रेरर मीडियम, नीचे, अब तुम समझना, अगर कोई भी रेज है, कोई भी किरण ऐसे आई, जहां पड़ी वो क्या कहलाएगा नॉर्मल। रेस को जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन अब नॉर्मल से दूर की तरफ चली जाएगी। नॉर्मल से कहां चली जाएगी, दूर। अब मैं इसी रे को थोड़ा और एंगल पे लाया, मान लो पहले लाइट यहां आ रही थी, ऐसे जा रही थी, अब लाइट यहां आ रही है। अब इसको जाना चाहिए था ऐसा सीधा, लेकिन अब ये सीधा ना जाके कहां मुड़ जाएगी, नॉर्मल से दूर। तो इतना एंगल, वो मिनिमम एंगल जिससे कि रे दूसरे मीडियम में या रेरर मीडियम में कभी वापस ही ना जाए। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, यहां पर ये जो रेस इधर से आ रही थी, ये रेस को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन जब डेंसर से रेरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर ये ऐसे पैरेलल हो गई। क्या ये इसके बाहर निकली? नहीं। जब ये इसके बाहर ही नहीं निकली तो इसे हम बोलेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक बात और है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब कोई भी रेस डेंसर से रेरर में जाएगी। अगर कोई भी रेस रेरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमें रेस को क्या करना है, रेस को हमें नॉर्मल से दूर भगाना है, और नॉर्मल से दूर जो हमारी रे है वो तभी जा पाती है जब हम डेंसर से कहां जाएंगे, तो हम डेंसर से रेरर में जाएंगे तभी। तो ये पॉसिबल ही तब है जब हम लोग डेंसर से रेरर में जाएंगे, तभी TIR पॉसिबल है। अब अगर मैं देखो इसमें स्नेल्स लगाऊं, स्नेल्स लगाया, मैंने कहा मान लो ये कितने एंगल पर पड़ी नॉर्मल से, आई, मीडियम ये म्यू मान लिया। ठीक है, म्यू डेंसर मान लो म्यू डेंसर, और एंगल क्या है साइन आई, बराबर बाहर जहां निकला वहां का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लिया म्यू रेरर इनटू। अब देखो सर नॉर्मल ये है
और ये लाइट ऐसे बेंड हो गई, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90। अगर ये 90 डिग्री हो गया sin 90, sin 90 की वैल्यू सबको पता है क्या होती है 1 होती है। और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं बेटा क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो sin IC इधर सिर्फ म्यू आर रह गया। अगर मैं यहां से sin IC की वैल्यू निकालूंगा तो म्यू आर अपॉन म्यू डी, या फिर IC की वैल्यू निकालूंगा तो साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन म्यू डी, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो TIR का जो फार्मूला हो जाएगा क्रिटिकल एंगल का फार्मूला, वो IC इजिकल टू साइन इनवर्स म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर, ये फार्मूला हो जाता है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। और क्रिटिकल एंगल तभी पॉसिबल है whenever a ray of light goes from denser medium to rarer medium। अगर कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तभी तुम्हारा TIR पॉसिबल है, अदरवाइज TIR पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। इसमें मैंने PDF सेंड नहीं करी ना तुम लोगों को। ये TIR होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तुम्हारे पास में, मेरे पास दो प्रिज्म है। एक प्रिज्म मेरा इस प्रकार से रखा है बेटा, ये जो प्रिज्म है इसका एक एंगल 90 डिग्री है। देखो, जैसे उधर वाले का ये 90 डिग्री है, ऐसे ही इधर वाले का ये 90 डिग्री है। एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो देखो अगर बेटा एक बात बताओ, 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, इंग्लिश में हाइपोथेनियस बोलते हैं, ठीक है, हाइपोथेनियस बोलते हैं। तो इसका हाइपोथेनियस ये होगा। अगर कोई भी रे तुम्हारी, मेरे पास प्रिज्म है, प्रिज्म है, अगर प्रिज्म में कोई भी रे परपेंडिकुलर या बेस पर पड़े, या परपेंडिकुलर पर पड़े या फिर बेस, या परपेंडिकुलर या बेस पर, अगर कोई भी रेस मेरी, ये देखो ये मेरा 90 डिग्री है, तो 90 के सामने ये क्या है हाइपोथेनियस कर्ण, थीटा के सामने ये क्या है लंब, तो ये क्या हो गया आधा। अगर कोई भी रेस मेरी सीधी आ रही है, बिल्कुल सीधी आ रही है और किस पर पड़ रही है परपेंडिकुलर पर, ठीक है, या बेस पर पड़ रही है, तो वो ऐसे पढ़ने के बाद में उसमें TIR हो जाएगा। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पर TIR क्यों नहीं हुआ? ये मीडियम कैसा है रेयर, ये कैसा है डेंसर। लेकिन जब लाइट डेंसर से रेयर में गई, उसी समय क्या हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
और लाइट फिर ऐसे सीधे आके इससे कहां निकल गई, बाहर। इसी टाइप से अगर कोई लाइट हाइपोथेनियस पर पड़ती है, ये देखो 90 डिग्री ये है, तो 90 डिग्री के सामने ये क्या है, हाइपोथेनियस। अगर कोई लाइट हाइपोथेनियस पर पड़ेगी, पड़ने के बाद में बाहर नहीं निकलेगी, TIR ऐसे होगा, फिर दूसरी सरफेस पे भी TIR होगा, और ये वापस से जैसे लाइट गई थी उसी के पैरेलल क्या हो जाएगी, बाहर निकल आएगी। ठीक है, बाहर निकल आएगी, ये है। अब अगर हाइपोथेनियस पे जाएगी तो जैसे गई है वैसे ही बाहर निकल आएगी, और अगर परपेंडिकुलर पर गिरी है तो बेस से बाहर निकलेगी, और बेस पर गिरी है तो परपेंडिकुलर। जैसे मान लो मेरे पास ये है, अगर कोई भी रेस मेरे पास में ऐसे जाती, सीधी जाती, यहां पड़ती, यहां पड़ने के बाद में यहां से कैसे निकलती, वापस बाहर निकल आती। यहां पर क्या है, यहां पर किरण तुम्हारी रेस तुम्हारी ऐसे गई है और ऐसे बाहर निकली है। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल 90, तो आधा 45 इधर और आधा 45 इधर। ठीक है, ये रहेगा। इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम्हें क्या करेगा, फिगर बना देगा। ठीक है, अब फिगर में तुमसे पूछेगा बताओ कैसे रेस तुम्हारी बाहर निकलेगी, कैसे रेस बाहर निकलेगी। ठीक है, एक बात और याद रखना, जो क्रिटिकल एंगल है वो एयर और गिलास के लिए 42 डिग्री होता है। एयर और ग्लास के लिए कितना होता है, एक क्रिटिकल एंगल IC की वैल्यू, क्रिटिकल एंगल IC की वैल्यू एयर और ग्लास के लिए कितनी होती है, 42 डिग्री। सही है, 42 डिग्री का मतलब ये है कि मेरे पास में नीचे गिलास है, कोई रेस आई और उस रे का एक एंगल कितना है, 42 डिग्री, तो रे बाहर ना जाके ऐसे चली जाएगी। लेकिन कोई रे अगर 45 पर आई, 42 से ज्यादा हो गया तो ऐसे मुड़ जाएगी। सही है, क्रिटिकल एंगल से अगर कोई रेस ज्यादा एंगल पर आती है, बाहर तो नहीं निकलेगी, तो वो और अंदर चली जाएगी। कहां आ जाएगी, अंदर। लेकिन अगर 42 पर आती है तो ऐसे, और 42 से कम पर आएगी तो बाहर निकल जाएगी। 42 से कम यानी कि क्रिटिकल एंगल से अगर कोई कम से आएगी तो वो कहां निकल जाएगी, बाहर। लेकिन अगर कोई क्रिटिकल एंगल पर आएगी तो उस सरफेस के कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, या उस सरफेस के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, उस सरफेस के ऊपर चली जाएगी, ये हो जाती है। ठीक है, और 45 से अगर ज्यादा जाएगी, 45 से मतलब 42 से ज्यादा, तो वो कहां चली जाएगी, वो अंदर चली जाएगी, और 42 से कम तो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल के लिए। अब क्रिटिकल एंगल में एक आता है ऑप्टिकल फाइबर। एक बात कभी तुम लोग नोटिस करना, मुझे बताओ, जैसे हम लोग जो बात कर रहे हैं, अभी तुम्हारे पास कॉल आया, तुम्हारे पास जो बात हो रही है, कौन सी वेव है, रेडियो वेव कह सकते हो तुम। ठीक है, ठीक है सर, रेडियो वेव है हमारे पास एक प्रकार से, रेडियो वेव से हम लोगों की बात हो रही है। रेडियो वेव कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट का मतलब ये है कि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो 1 सेकंड में धरती के 7 चक्कर लगा लेगी। ठीक है, धरती के 1 सेकंड में धरती के 7 चक्कर लगा लेगी। लेकिन तुम लोग एक बात ध्यान करना, ये टावर क्यों लगाए जाते हैं? हम कह रहे तुम जंगल में चले जाओ, तुम कह रहे काल बात नहीं हो रही है, क्यों, नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क। तो ये टावर क्यों लगाए गए? ये तुम्हारा कम्युनिकेशन सिस्टम एक पहले चैप्टर था, वो खत्म हो गया, नहीं तो सब पता होती है कैसा क्या होता है। तो देखो एक चीज समझो बेटा, ऐसा होता है, जो भी टावर होता है, जिस गांव में जहां पर भी टावर लगा होता है, ये जिस किसी के ने देखा हो तो टावर में तुम देखा होगा, उसमें पता है वो एक लाइन बिछाते हैं, और वो लाइन टावर तक आई हुई होती है, वो लाइन टावर तक आई हुई होती है। ठीक है, जहां भी टावर होगा वहां तक लाइन आई हुई होगी, देखना तुम कभी। ठीक है, वो जो लाइन होती है वो बेटा उसमें पता है फाइबर होता है, उसे बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। अगर तुमने वहां नहीं देखी हो तो तुम देखा होगा कि जैसे तुम देखे होगे कि गली गली में वो लगाते, जियो फाइबर लगाते फिरते हैं, जियो फाइबर हो गया, एयरटेल हो गया, उसका इंटरनेट का ब्रॉडबैंड लगाते फिरते हैं ना लोग। तो उसमें जो वो जिस केबल से
जिस केबल से राउटर को कनेक्ट करते हैं, केबल होती है ना, वो केबल में आप देखना कभी भी उसे खोल के देखना तो उसमें बहुत पतले पतले तार होते हैं, उनको भी हम लोग ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। अब देखो, जैसे मान लो तुमने यहां से फोन किया, अब देखना कितनी क्रिटिकल चीज है। तुम लोगों को लगता है तुम तो बस फटाफट उठा के ऐसे फोन कर देते हो, 3 मिनट वाली हो रही इस चक्कर से। तुमने यहां से कॉल किया, वो कॉल कहां गया? वो कॉल सबसे पहले जाएगा तुम्हारे जो सबसे पास में टावर है, गया। उस टावर से वो सिग्नल वहां भेजा जाएगा जहां पर दूसरा मोबाइल है, उसके पास में जो सबसे टावर है। समझ रहे हो? जैसे मान लो तुमने यहां से फोन किया और तुम्हारा कोई भाई महाकुंभ में, तो महाकुंभ में सबसे पास में टावर है, ठीक है, उसके पास में उसके सिग्नल आ रहे होंगे उस मोबाइल में, तो उस टावर के पास में जियो फाइबर के थ्रू क्या जाएगा? सिग्नल। अब जियो फाइबर के थ्रू सिग्नल जाएगा, फिर वहां से उसके कहां जाएगा? मोबाइल पर, ठीक है। तो जियो फाइबर का ये काम है। अब तुम कहोगे सर जी जियो फाइबर लगाने की जरूरत ही क्या है, हम डायरेक्ट फोन से बात ना कर लेंगे? तो डायरेक्ट आप वहां से बात कर लोगे, लेकिन जब वहां से वेव चलेगी, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से 850 किलोमीटर लगभग पे आता है, तो 850 किलोमीटर दूर से जब वेव आएगी तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तुम्हें पता है इंटेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है r स्क्वायर की, ठीक है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। तो पता चली वहां से यहाँ तक आते आते इंटेंसिटी इतनी कम हो गई कि तुम्हें ठीक से आवाज ही नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन वही चीज, वही इंटेंसिटी अगर ऑप्टिकल फाइबर से आती है तो ऑप्टिकल फाइबर की केबल में इंटेंसिटी कम नहीं होती, और वो इंटेंसिटी जब यहाँ से टावर से हमारे पास में तक आती है तो इतनी कम नहीं होती कि हमें उसकी आवाज ढंग से सुनाई ना दे। इसीलिए जितने भी ऑप्टिकल फाइबर सब लगाए जाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर पूरे के पूरे समुद्र में बिछाए जाते हैं, ठीक है, समुद्र में नीचे बिछाते हुए एक देश से दूसरे देश ले जाए जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये चीजें हैं। तो हाँ, तो यही है। तुम कभी ये मत समझना कि हमारा टावर हमारे साथ बिना मोबाइल है, इसमें कोई तार उड़ तो लगा हुआ है नहीं तो बात कैसे होती? सब टावर के थ्रू बात होती है। अगर टावर नहीं होगा तो बात नहीं होगी। हाँ, कुछ टेलीफोन्स होते हैं जो सैटेलाइट फोन होते हैं, बहुत सारे मूवीज में तुमने देखा होगा सैटेलाइट फोन होते हैं। ये सैटेलाइट फोन बेसिकली जो बड़े बड़े बहुत मंत्री लोग होते हैं, ये प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, उनके जो साथ में जो होता है तो वो जो यूज करते हैं वो सैटेलाइट फोन यूज करते हैं। और सैटेलाइट फोन आज भी जब यूज करते हैं तो इतना बड़ा कुछ डिब्बा होता है और उसके साथ में एक पेटी सी बक्सा सा पेटी होती है, ठीक है, उसका कनेक्शन डायरेक्ट सैटेलाइट से होता है। और वो सैटेलाइट कौन सा होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से होता है। उसमें क्या, उसमें सिग्नल की कोई टेंशन नहीं है, तुम कहीं पर भी हो, हर जगह हो जाता है, ठीक है। जैसे डिश टावर, डिश टीवी है तुम्हारी, तुम टीवी अपनी जंगल में चले गई तो हुनो सिग्नल आ गए, सही में, हाँ, डिश के जंगल में भी क्यों? क्योंकि वो सैटेलाइट से चल रही है, ठीक है। हमारा मोबाइल है वो टावर से चल रहा है। अब देखो ऑप्टिकल फाइबर का काम, देखो चीज देखें ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। एक चीज समझो तुम लोग, मेरे पास में ऐसे एक केबल है, ठीक है, ये केबल मैंने बहुत बड़ी कर दी। ये बेटा इतनी पतली केबल होती है जितना पतला हमारा बाल होता है, सर का बाल है, इतनी पतली केबल होती है, ठीक है, ऑप्टिकल। अब इसमें क्या है, यहां से है, जैसे ही इसके पास में देखो यहां से लाइट ने एंट्री मारी, कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होगा? TIR, और वो ऐसे इस प्रकार से चलेगी, इस प्रकार से चलती है, ठीक है। यहां पर जो ये केबल की डेंसिटी है ना वो √2 से ज्यादा होनी चाहिए, √2 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √2 से ज्यादा होना चाहिए। √2 का मतलब हो गया 1.414, ठीक है, 1.414, यानी कि जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे ज्यादा और गिलास से थोड़ा सा कम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या होता है, ये थिन ट्यूब होती है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल की बनी होती है। आपने देखो एक चीज और देखी होगी, कभी शादी उदी में आपने देखा होगा एक गुलदस्ता होता है, गुलदस्ते के नीचे लाइट जल रही होती है और उसके ऊपर वो पतले पतले सफेद सफेद कतरे ऐसे बाहर निकले हुए होते हैं। तो जब उसमें नीचे बल्ब जल रहा होता है तो उससे जो ऊपर जो सफेद सफेद है वो जल रहे होते हैं।
तो वो भी एक प्रकार से क्या है, ऑप्टिकल फाइबर है। जो बाल दिख रहे हैं वो तुम्हें पतले पतले सफेद सफेद दिखते हैं, गुलदस्ते टाइप के ऐसे आते हैं, ठीक है, तो वो भी एक प्रकार से क्या है, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। हाँ, तो यहीं पर हाँ, ट्रांसपेरेंट मीडिया मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू विदाउट बीइंग रिफ्रैक्टेड इनटू एयर और अनदर एक्सटर्नल मीडियम। These fiber works on the principle of internal reflection. ये कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, TIR पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये वर्क करता है, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, देखो ऐसे ही मेरे पास में मान लो कोई केबल है, तो इस केबल के ऊपर जो चीज होती है इसे बोलते हैं हम लोग कोर, इसे बोलते हैं कोर। और कोर के अंदर जो होते हैं वो वायर होते हैं, और कोर के अंदर वायर होते हैं। तो जो कोर है, ठीक है, कोर है, अच्छा, एक कोर होती है बाहर वाली, एक होती है अंदर, ठीक है। तो अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ठीक है। जैसे मान लो, मुझे बताओ, अगर अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, बाहर ज्यादा होगा, तो ये रे कहां निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ऐसी चीज हम लोग लेते हैं, एक बात तुम समझो सर, मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसे ऑप्टिकल फाइबर ली, इसके बाहर भी तो कुछ ना कुछ देखो, जैसे तार होता है, जैसे तुमने तार देखा है घर में, जो तार होता है, तार के ऊपर क्या लिपटी हुई है, प्लास्टिक लिपटी हुई है। अब तुम देखो उसके अंदर कई तार होते हैं, एक तार नहीं होता, कई तार होते हैं। इसी प्रकार से जो मेरे पास में ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर अंदर है, और उसके बाहर का जो मटेरियल है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तभी जो रेस जाती है और वो क्या होती जाती है, TIR यानी कि रिफ्लेक्ट होती चली जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर में लाइट डायरेक्टेड एट वन एंड्स टू फाइबर एट द सुटेबल एंगल। एक सुटेबल एंगल पर जब लाइट पड़ती है तो उसी सुटेबल एंगल से रिफ्लेक्ट होके कहां जाती है, नीचे, फिर पड़ेगी, फिर रिफ्लेक्ट होके फिर पहुंच जाएगी, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन along the length of the fiber and finally comes out from the another end। एक एंड से पड़ती है और दूसरे एंड पर निकल आती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देयर इज नो एप्लीकेबल लॉस इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसके अंदर जो इंटेंसिटी का लॉस नहीं होता। अगर इंटेंसिटी का लॉस हो जाए, तो फिर हमारे केबल लगाने का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। बात समझा नहीं, फिर केबल लगाने का कोई फायदा नहीं। तो बस ऑप्टिकल फाइबर में इतना आएगा। ऑप्टिकल फाइबर पूछेगा सबसे पहले कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, दूसरा एनर्जी लॉस होती है कि नहीं होती है, तीसरा अगर पूछ लेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो किससे ज्यादा होगा, √2 से। बस इतनी सी चीज पूछेगा तुमसे, ठीक है, बाकी चीजें नहीं। देखो ये है, देखो ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और ऐसे कहां गई, बाहर गई, ठीक है, बाहर गई। ये होता है, कोर होती है, अंदर कोर होती है, और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है कंपेयर टू बाहर वाली सरफेस से, बाहर वाली सरफेस से अंदर ज्यादा होता है। और जो ये लाइट रे चल रही है, इसकी स्पीड वही होती है जो स्पीड ऑफ लाइट की होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट की होती है वही इसकी स्पीड होती है, ठीक है, वही स्पीड होती है, ये चीज है। तो ये है मेरी ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़े। अब हम लोग अगले बढ़ते, ठीक है। अरे खाली पाए मत छेड़, वैसे ही बहुत देर है, ठीक है। देखो बेटा क्या काम है, इसका काम क्या है। सबसे पहले डेकोरेशन लैंप में इसका यूज होता है। दूसरा विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक स्टोमच और इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मतलब हाथ होती है ना, हाथ का अंदर का विजुअल देखने के लिए भी काम होता है इसका। अंदर का विजुअल कैसे दिख जाता होगा, कैमरा जाता है अंदर, डाला जाता है शरीर के अंदर, कैमरा पहुंच जाता है। क्या कर रहे हो,
ठीक है। अगला है बेटा ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल सिग्नल में भी इसका यूज होता है, ठीक है। बाकी इसमें नहीं। किसका ऑपरेशन होता है? आदमी का। हाँ हाँ दूरबीन द्वारा। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। ऐसा बच्चों, अभी हम लोग इससे पहले जब हम बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे मिरर की, ठीक है। किसकी बात कर रहे थे? मिरर। अब मेरे पास अगर एक कंडीशन ऐसी आए जो कि ये कैसा है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, और ये कैसा है, ये केवल ये बैक्स है, ठीक है। ये केवल ये कैसा है, इधर देखो कैसे, एक बेटा ऑब्जेक्ट तो यहां है और इसमें ऑब्जेक्ट, तो इधर की सारी दूरी नेगेटिव पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट की साइड की सारी दूरी, तो इधर की सारी दूरी और इसकी पॉजिटिव, तो इसकी फोकल लेंथ भी इधर ही होगी। फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव बस, और इसकी क्या होगी? इधर नेगेटिव, यानी कि कौन सी हो गई? कॉन्केव। अब तो ये बेसिकली बेटा ये ऐसी सरफेस है मेरे पास में। मैंने कहा कि मान लो मेरे पास में एक सरफेस ये है, इधर अगर कोई मीडियम है और इधर पूरे में सेम मीडियम है, इधर पूरे में क्या हो? सेम। देखो इधर कुछ मीडियम है और इधर सब मीडियम क्या हो? सेम। अगर इधर पूरा सेम मीडियम होगा, अगर इधर पूरा सेम मीडियम होगा, तो जो फार्मूला है वो ये लगाना है, ठीक है। जब हम लोग 12वीं में पढ़ते हैं तो इसी के 4 डेरिवेशन होते हैं, ठीक है। 4 डेरिवेशन होते हैं जो याद करने पड़ते हैं, ठीक है। एक में क्या होता है, एक में क्या होगा कि तुम्हारे यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, एक सरफेस इसके लिए करो, एक इसके लिए करो, फिर ऑब्जेक्ट को इधर उठा के अंदर कर देता है, फिर अलग तीसरा, और इधर उठा के इधर कर देगा, फिर चौथा। लेकिन तुम्हें सिर्फ एक ही याद करना है बस, क्या? देखो जिधर ऑब्जेक्ट है बच्चों, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, तो दूसरी साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, तो बस फार्मूला होगा μ2/b, और जिधर ऑब्जेक्ट है उस जिधर ऑब्जेक्ट होगा वो डिस्टेंस u ही तो होगी, तो -u1/u बराबर u2 - u1/r। सेम इसके लिए भी होगा। देखो इधर ऑब्जेक्ट है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर की देखो दूरी क्या होती है बेटा? u, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया μ1, ठीक है। और दूसरी तरफ μ2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा b डिस्टेंस b या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, तो μ2/b - μ1/u बराबर μ2 - μ1/r। समझ आ गया? सीधा ये बस, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दूसरे साइड का μ2। अब फार्मूला क्या हो जाएगा? तो सर μ2/b - μ1/u बराबर μ2 - μ1/r। सीधा r क्या है सबको पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे पता नहीं है, r बराबर क्या होता है? 2f, r बराबर 2f होता है। चलो अब हम अगले बढ़ते हैं। सर अगर मैं इसका मैग्निफिकेशन की बात करूं बेटा, तो इसके मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है, पहले भी मैग्निफिकेशन का फार्मूला था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बस अंतर इतना है, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी μ1b और ऑब्जेक्ट हो जाएगा μ2u। अब सर देखो मुझे बताओ, इसमें थोड़ा उल्टा कर दिया है। μ2 किधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? b साइड का। μ1 किधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? u साइड का। इसमें बस इतना उल्टा है, ये u साइड का होता है तो यहाँ b है, और ये b साइड का होता है तो यहाँ u है। तो μ1/μ2 × b/u ये होता है।
अगर मेरे पास में देखो जरा सोचना, अगर मेरे पास बच्चों ये सरफेस है, ये कॉनकेव सरफेस है और ये सरफेस कॉन्वेक्स है, अगर मेरे पास कोई ऐसी सरफेस होगी तो ये प्लेन सरफेस है, और कोई भी प्लेन सरफेस का जो आर की वैल्यू होती है वो बेटा इंफिनिटी होती है, फोकस भी इंफिनिटी होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है, इंफिनिटी। तो अगर मैं जो अभी मैंने इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन फार्मूला लिखा था μ2 बटे b माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, तो अगर मैं r की वैल्यू इंफिनिटी रखूंगा तो बेटा इंफिनिटी का मतलब होता है 1 अपॉन 0, तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 की, यानी कि सर μ2 बटे b माइनस म्यू बराबर μ1 अपॉन u। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन है, इसे करने की कोशिश करना, क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन हो गए, तो लोगों की 1.5 घंटे बैठने की आदत पड़ गई होगी ना, क्योंकि स्कूल में तुम 50 मिनट पूछा करते हैं। कैसे होगा क्वेश्चन, फटाफट आंसर बताओ मुझे, आंसर क्या होगा। हो गया, आप बताओ क्या होगा आंसर इसका। बोलो सर। सबसे पहले अगर मैं तुमसे बात करूं, इसमें मुझसे क्या पूछा गया बेटा, इमेज की डिस्टेंस पूछी गई, एक फार्मूला अभी बताया μ2 बटे μ1 अपॉन इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन। अब देखो बेटा μ2 इधर देखो, ऑब्जेक्ट तो इधर रखा है, तो इधर वाला क्या होगा 2 और इधर वाला क्या होगा 1, यही तो होगा। तो μ2 कितना है, और b की वैल्यू निकालनी है, b वैल्यू निकालनी है, माइनस μ1 कितना है 1। बेटा यहां से यहां तक वैल्यू कितनी है, क्या यहां 10 रख दूं, -10, क्या रखूंगा, समझ में आ गया, माइनस को रखा जा रहा है, बराबर 4/3 माइनस 1, यहां से यहां तक r कितनी है 30, प्लस की माइनस की है, प्लस की, अरे इधर के u माइनस तो इधर की प्लस की, किसकी होगी प्लस की, बेटा इधर माइनस होगा तो इधर क्या होगा प्लस, बस 4/3 भी माइनस माइनस प्लस 1/10, यहाँ एलसीएम लिया आया 1/3 यानी कि 1/90। ठीक है, इसको उधर ले जाओ तो 4/3 और नीचे भी है बराबर 1/90 माइनस 1/10, यहाँ एलसीएम लिया तो 90 आया, तो 1 माइनस 9, 1 माइनस 9, ठीक है 1 माइनस 9,
अच्छा 4/3b, ऊपर क्या बचा -8/90 और 4/3b। तो यहां अगर मैं उल्टा करूं 3b/4 बराबर -90/8, 4 दूनी 2 से काटा, b की वैल्यू क्या आ गई -15। सर -15 का मतलब ये है कि इसकी जो इमेज मिलेगी ना मुझे, माइनस का मतलब इधर मिलेगी और कितनी दूरी पर मिलेगी 15 सेंटीमीटर। चिट्टी आंसर हो गया, सही है। हाँ बोलो, कहां दिक्कत हो रही है? हो गया आंसर -15, सही है, हो गया। अबे बच्चों, अगर ये वैल्यू प्लस में आती इसका मतलब इधर होता, इमेज इधर तो बननी होती, माइनस आई है इसका मतलब इमेज इस साइड पर बननी। अब देखो अगले बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, लेंस एक बात बताना, अगर इस वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट इधर है, अगर ऑब्जेक्ट में इधर लेता तो इधर की दूरी माइनस की, इधर की दूरी प्लस की, ठीक है, सारी की सारी। इस तो फार्मूला वही लगना है, चाहे सरफेस ऐसी वाली हो या सरफेस ऐसे वाली हो, दोनों के लिए फार्मूला एक ही लगे, बस छुट्टी, ठीक है। और लेकिन अगर सरफेस ये ऐसे वाली होती, इधर वाली, तो कौन सा फार्मूला लगता है? अरे वो वाला μ2/b बराबर μ1/, ठीक है, क्योंकि इस वाले सरफेस के लिए अभी मैंने बताया r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, r की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। अगली बात करते हैं हम लोग। सर लेंसेस की मैं बात करूं, बेसिकली जो लेंस है ना, बेसिकली लेंस दो प्रकार के, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। एक बात याद रखो, हालांकि ये तुम्हारे कोर्स से कट चुका है, लेकिन तब भी पूछा जा सकता है। जितने भी यंग जनरेशन चश्मा लगाई हुई है, ठीक है, यंग जनरेशन मतलब आप समझ लो 35 साल तक। राहुल गांधी 55 साल में यंग है, तुम 35 साल तक यंग नहीं मान रहे हो, युवा नेता है। देखो एक बात समझो बेटा, लेंस जो लगते हैं ना वो दो हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, ठीक है। देखो जो यंग जनरेशन जितना भी चश्मा लगाई है, सारे की सारे कॉनकेव लगाए, ठीक है, सारे। क्योंकि जितने भी यंग जनरेशन है उसको दूर का नहीं दिखता है, पास को सबका दिखता है। और जितने तुम्हारी मम्मी लोग हैं, ठीक है, उनको अगर अब दिक्कत अगर होगी आंखों में तो उन्हें पास का नहीं दिखेगा, वो सुई में धागा भी डालेंगी तो ऐसे करके, ऐसे नहीं डालेंगे, ऐसे करके डालेंगे, ठीक है। या वो अखबार पढ़ेंगी, न्यूज़पेपर पढ़ेंगी तो अब ऐसे नहीं, ऐसे करके पढ़ेंगे, ठीक है। या चावल भी बीनेंगे, चावल ऐसे चावल बीनने होते हैं तो चावल ऐसे पास से नहीं बीनेंगे, ऐसे दूर से बीनेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी आंखों में दो चीजें होती है, एक होता है बेटा दूर का, एक होता है पास का। तो अगर तुम 25 सेंटीमीटर देखो, मेरी आंख से 25 सेंटीमीटर मान लो ये दूरी है, तो 25 सेंटीमीटर से दूर की सब दूर की कहलाएंगी और इधर क्या कहलाएंगी, पास। 25 सेंटीमीटर एक जस्ट ऐसा पॉइंट है, 25 सेंटीमीटर जस्ट एक ऐसा पॉइंट है, चाहे किसी की आंखें खराब हो तब भी उसे सही दिखेगा और सही हो तब तो सही दिखेगा ही दिखेगा।
25 सेंटीमीटर एक ऐसा पॉइंट होता है हर किसी की आंखों में। अब देखो जितने भी बंदे या तुम सब लोग चश्मा लगाए हो, हम सब कौन सा लगाते हैं? कॉनकेव। ठीक है, जैसे तुम मेरा चश्मा देखो, मेरा चश्मा है ये मेरा कॉनकेव चश्मा है, कॉनकेव लेंस है। इसके तुम देखोगे गौर से तो इसका बीच में बेटा पतला है ये, और साइडों पे ये मोटा होता है। ठीक है, आप सब लोगों के जो चश्मे हैं वो भी सब यही हैं, इसी प्रकार के। ठीक है, बीच में वो पतले होते हैं और साइड में क्या होते हैं? साइड में मोटे होते हैं। तो देखो दो प्रकार के हैं, एक है कॉनकेव, एक है कॉन्वेक्स। हम लोग कॉन्वेक्स को बोलते हैं बेटा कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। और कॉन्वेक्स को बोलेंगे डाइवर्जिंग। अब तुम मुझे बताओ सर कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता था? कन्वर्जिंग मिरर कौन सा था? कन्वर्जिंग मिरर कौन सा था और डाइवर्जिंग मिरर कौन सा था? जो कॉनकेव था वो क्या था? कन्वर्जिंग। और जो कॉन्वेक्स था वो कैसा था? इसमें क्या है? इसमें कन्वर्जिंग कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। अगर तुमसे कहा जाए बताओ कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, तो कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स। और तुमसे कहा जाए कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, तो कौन सा होता है? कॉनकेव। तो कॉनकेव होता है कन्वर्जिंग। अब सर जी देखो ये मिरर बनते कैसे हैं, ये लेंस बनते कैसे हैं? लेंस बनाने का सीधा सा फंडा ये है, मेरे पास में एक मान लो गोल ऐसा है, गोल चीज ऐसे गोल हो गई। मैंने क्या किया, इसमें इधर इस साइड में एक गोला और ले लिया। तो बेटा देखो जो ये सरफेस तुम्हें दिख रही है, ये वाली सरफेस, इसकी कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ऐसे ही इस साइड का भी कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसे C1 तो इसे बीच की दूरी F1 तो बीच की दूरी, इधर वाले को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड वाले को बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट कर्वेचर और सेकंड कर्वेचर। तो अगर ऐसा बेटा ऐसा हो सकता है ना कि ये दूरी अलग हो और ये दूरी अलग हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों दूरी समान हो। ठीक है, अब क्या करना है, उसके बाद में इधर सबका काट के फेंक देना है या रफ कर देना है। तो जो मेरे पास में बचा, ये मेरे पास में क्या है? लेंस। और ये कौन सा लेंस है बोलो? कॉन्वेक्स लेंस। मेरे पास में जो लेंस बचा वो कौन सा बचा बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस बचा। सही है। दूसरी चीज मैं पहले बताया था, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, और कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव। इसी प्रकार से इसमें है, कॉन्वेक्स की भी क्या होगी? पॉजिटिव, और कॉनकेव की भी क्या होगी? नेगेटिव। तो सिर्फ चेंज क्या हुए हैं? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग चेंज हुए हैं। ठीक है, बाकी चेंज नहीं हुए। अब तुम देखो, अगर बेटा दोनों तरफ मैंने कहा इसकी रेडियस कुछ और हो और इधर वाले की रेडियस और हो, दोनों की रेडियस अगर अलग अलग होंगी तो उसे हम बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, या फिर डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स, या तो बाई कॉन्वेक्स लेंस या फिर डबल कॉन्वेक्स। अगर दोनों की रेडियस समान होगी तो क्या बोलेंगे? इक्यू कॉन्वेक्स, इक्यू कॉन्वेक्स, या फिर कॉन्वेक्स लेंस। बात समझ में आ रही है? अब एक साइड बेटा अगर प्लेन हो, तुम्हें पता है जो साइड प्लेन होगी उसकी आर की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। अगर एक साइड प्लेन हो और एक साइड ऐसी कर्वेचर है तो इसे बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स। और एक साइड देखो बेटा, ये तो तुम्हारी कॉन्वेक्स है लेकिन ये साइड कैसी हो गई? कॉनकेव। मतलब एक ऐसी हल्की झुकी हुई, बिल्कुल चांद की तरीका। ठीक है, चंदा मामा दिखता है हमें कभी कभी, तो ऐसा हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाए तो ये है कॉनकेव और ये है कॉन्वेक्स, तो इसे बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो जिसकी दोनों साइड की आर समान होंगी उसे क्या बोलेंगे? इक्यू कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे? जहां अलग अलग होंगी उसे क्या बोलेंगे? बाई कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे? बाई। जहां पर एक समतल होगा और एक साइड में कॉनकेव होगा तो बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और एक साइड कॉनकेव दूसरी साइड कॉन्वेक्स तो उसे बोलेंगे कॉन्वेक्सो, वो कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है,
सबकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, सबकी फोकल लेंथ, याद रखो सबकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, ठीक है, सबकी। यहां पर जो है मतलब मेरा कहने का मतलब कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। इसी प्रकार से जैसे ये है, इसी प्रकार से तुम्हारा अगला है जिसे हम बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलेंगे, कॉनकेव। सर कॉनकेव भी जैसे तुम्हारा कॉन्वेक्स 4 प्रकार का था, ऐसे ही तुम्हारा कॉनकेव भी कितना प्रकार का है, 4। मुझे बताओ कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसकी भी क्या होगी, नेगेटिव। ये लेंस जो है वो कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। ये कैसा है, लेकिन अगर मैं कॉनकेव मिरर लेता तो वो क्या होता है, कन्वर्जिंग। अभी बताएंगे कैसे कन्वर्जिंग है कैसे डाइवर्जिंग है, इसमें भी वही अलग अलग फंडा है। अब देखो ये बनता कैसे है, ये देखो मैंने एक ऐसे फ्रेम ले लिया, गोल है, ऐसा फ्रेम ले लिया कैसा है, गोल। दूसरी साइड का फ्रेम ऐसे ले लिया, ये भी क्या है, गोल। इसकी कुछ ना कुछ सेंटर होगा C1, इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा C2, इसके बीच में लो पिघला के मैंने क्या भर दिया, गिलास। तो अब मैंने इधर का और इधर का रफ कर दिया, तो ये मेरा लेंस आ गया, लेंस आ गया नहीं आ गया बेटा। ये दूरी अगर R1 और सेंटर से, और ये दूरी क्या मान ली, R2। तो देखो अगर ये दोनों दूरी अलग अलग होंगी तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बाइकॉन्केव। सेम होंगी तो इक्विकॉन्केव। एक साइड प्लेन और एक साइड ये तो प्लेन, और अगर हाँ एक साइड, ये एक साइड कॉनकेव है और दूसरी साइड कैसी है, कॉन्वेक्स, तो इसे बोलेंगे हम लोग कॉन्वेक्सो कॉनकेव। हालांकि इसका कोई भी चीज तुमसे नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो 1 2 3 इसके बारे में तुमसे पूछेगा, ठीक है। और इसके बारे में क्वेश्चंस बहुत पूछने की संभावना रहती है, कैसे, हाँ चाहे तुम्हारा कॉनकेव में हो चाहे तुम्हारा कॉन्वेक्स में हो, ठीक है, तो संभावना काफी ज्यादा बनी रहती है। इसकी फोकल लेंथ माइनस होगी, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है। चलो अभी हम इसकी बात करते हैं। देखो एक बात तुम समझना, सर मेरे पास ये कॉन्वेक्स, ये अब देखो सर ऐसा है, मेरे पास में कोई भी रेस ऐसे आई, समझो जहां पड़ी, इसका नॉर्मल कहीं ऐसे सेंटर से होके जा रहा होगा। अब ये रेस को, रेयर से कहां गई है, डेंसर, रेयर से, तो रेस को जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन नॉर्मल से कहां हो गई, अच्छा नॉर्मल के पास होगी, नॉर्मल के क्या हो जाएगी, पास। रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल के कैसे हो जाएगी, पास हो जाएगी। अगर ये नॉर्मल के पास होगी, ये नहीं गलत है, अरे तो ऐसे समझो, अजीब ही है, ये है, ठीक है, इसमें ठीक से बना नहीं पा रहा। यहां पर कहीं क्या होगा इसका सेंटर। अगर एक रे मान लो यहां पड़ी ऐसे, ये लेंस एक रे यहां पड़ी, जहां पड़ेगी वहां से इसका क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। रेस को जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन सीधे ना जाके रेस नॉर्मल की तरफ चली गई, और नॉर्मल की तरफ यहां पड़ी, यहां पड़ने के बाद में इसका नॉर्मल इधर की ओर होगा। रेस को जाना चाहिए था बिल्कुल सीधे, ठीक है, लेकिन अब नॉर्मल से कहां हो जाएगी, दूर की ओर, ठीक है। तो वैसे अगर हम देखें रियलिटी में लाइट जो होती है अगर कॉन्वेक्स या कॉनकेव से पड़ती है तो कुछ इस प्रकार से चलती है, लेकिन हम जितने भी चित्र बनाएंगे, ये जितने भी फिगर्स बनाएंगे, हम सब में ये दिखाएंगे कि लाइट तुम्हारी सेंटर से कैसे जाएगी, सीधी, लेकिन लाइट सेंटर से सीधी नहीं जाएगी, चाहिए। पढ़ने के बाद में क्या होती है बेटा, बैंड निकलती है, तब भी क्या होती है, बैंड, लेकिन हम कैसे दिखाएंगे, सीधी। इसी प्रकार से अगर मैं किसकी बात करूं, सेंटर ये है,
लाइट को हम कैसे दिखाएंगे, सीधी, लेकिन लाइट सीधी नहीं जाएगी, ठीक है, कुछ ना कुछ क्या होती है, टर्न होती है। एक चीज और समझना, एक चीज और समझना, एक बात बताओ, तुमने हर जगह पढ़ा है, हर जगह पढ़ा है, चलो अगले इसमें है, हर जगह पढ़ा है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल। यहां पर जैसे लाइट है, यहां पर अगर लाइट है, लाइट अगर फोकस से चलेगी, ठीक है, और वो किस पर पड़ी, कॉन्वेक्स पर, तो वो कैसे हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर कोई लाइट ऐसे आ रही है कि वो किससे पास होती, फोकस से, तो इस पर पड़ने के बाद में कैसे हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, ठीक है, कैसे हो जाएगी, सीधी। एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, सिंपल सी प्रॉपर्टी ये है जो इससे पहले लेंस मिरर में भी थी, कि अगर तुम्हारे पास में ये क्या है, कॉन्वेक्स, अगर कोई लाइट सीधी आएगी तो वो सीधे एक जो फोकस होगा, फोकस से होके गुजरेगी। तो इसी प्रकार से अगर लाइट कोई फोकस से जाएगी तो वो कैसी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर मेरे पास अगर कोई लाइट, देखो, अगर कोई लाइट ऐसी है जो इसका इस साइड का फोकस कहीं ये है, लाइट ऐसे आती कि वो किससे पास आउट होती, फोकस से, ठीक है, तो वो इस पर पड़ने के बाद कैसे हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आप बताओ मुझे सर, कॉन्वेक्स किसकी तरह बिहेव करता है, सेम यही लिखा है, कॉन्वेक्स किसकी तरह बिहेव करता है, ये कॉन्वेक्स है, अगर कोई लाइट आएगी तो वो फोकस पर गुजरेगी, ये हो गया कन्वर्ज, क्या हो गया, अगर कोई भी लाइट सीधे आएगी तो वो फैल जाएगी, इसे क्या बोलेंगे, डाइवर्ज, ठीक है, ये कन्वर्जिंग और ये, लेकिन बात ये है, ऐसा तब होता है जब अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो, यानी कि गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो, ज्यादा। ऐसा कब होगा, जब गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो कंपेयर टू बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया अंदर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो जो ये पहले कन्वर्जिंग की तरह काम कर रहा था, ये किसकी तरह करेगा, फिर डाइवर्जिंग की तरह, और जो डाइवर्जिंग की तरह काम कर रहा था वो किसकी तरह करेगा, ठीक है, ठीक है। तो कन्वर्जिंग, ये कन्वर्जिंग की तरह काम कब करता है, नींद आ रही तुझको, हैं, बहुत नाराजन घूम रहा है, देखो बेटा, ये कन्वर्जिंग की तरह काम कब करता है, ये कन्वर्जिंग की तरह सब तब काम करता है जब अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो, ज्यादा। एक बात सोचो, तुम लोगों ने स्कूल में ऐसा किया होगा, ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा एक लेंस आता था, अरे इस टाइप का आता था, उससे तुमने वो जलाते थे, तुम धूप में ले जाते थे और ऐसे करके जलाते। तो वहां पर ये बेसिकली कौन सा लेंस है, यही तो है। इस पर लाइट, सूर्य से लाइट कैसी आती है, पैरेलल, कैसे आती है, जब पैरेलल लाइट आती है और वो एक जगह पर जाके क्या हो जाती है, इकट्ठी, और वो चीज बर्न हो जाती है। बर्न का मतलब जल जाती है, ठीक है, और वो चीज क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, यानी कि वो चीज जल जाएगी, बस छुट्टी, ठीक है। अब देखो, अब तुमसे अगर कोई कहे कि बताओ क्या इस लेंस पर लाइट पड़ने के बाद लाइट फैल सकती है, हाँ फैल सकती है। कब, जब जितना इस गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां हो जाए, बाहर,
ठीक है, बाहर की तरफ हो जाएगा तो यही जो लेंस है यही तुम्हारा डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करने लगेगा, यही लेंस तुम्हारा डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब देखो ये वाली, अब देखो जब मैं मिरर पढ़ा रहा था, मिरर में कॉनकेव की कितनी कॉनकेव के कितने फिगर थे? 6 और कॉन्वेक्स के 2। इसमें कॉन्वेक्स के 6 और कॉनकेव के 2। अगर कोई लाइट, कोई भी चीज अगर इंफिनिटी पर रखी है, कहां रखी है? इंफिनिटी पर, तो लाइट हमेशा पैरेलल आएगी और किससे पास होगी? फोकस। तो मैंने कहा तो जो इमेज बनेगी एट द प्रिंसिपल ऑफ फोकस कैसी बनेगी? रियल, इन्वर्टेड और एक्सट्रीमली डैमेज्ड। एक्सट्रीमली डैमेज्ड का मतलब है बहुत छोटी, बहुत छोटी। अगर कोई भी मेरे पास में मेरा इमेज ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और 2f के बीच में है, तो एक रेस सीधे जाएगी, सीधे जाके किससे जाएगी? फोकस से, और एक इसके कतई बीच से होके जहां पर मिलेगी वहां पर क्या मिलेगी? इमेज। ये इमेज रियल मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी और कैसी मिलेगी? छोटी। पहली तरीका है कतई, जैसे ही तुम 2f पर पहुंच गए, बेटा 2f ही क्या है? सेंटर। जैसे ही तुम सेंटर पर पहुंचोगे उसी समय तुम्हें इमेज क्या मिलने लगेगी? बराबर। और कैसी मिलेगी? रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जैसे ही तुम सेंटर से अगले बढ़ोगे, इमेज मिलना बड़ी स्टार्ट हो जाएगी। इमेज बड़ी मिलेगी, देखो हायर मैग्नीफाइड, रियल मिलेगी और कैसी मिलेगी? इन्वर्टेड। जैसे ही तुम फोकस पर पहुंचोगे तुरंत इमेज कहां मिलेगी? इन्फिनिटी पर। अरे मिरर में भी तो यही हो रहा था। कौन सा मिरर? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर में अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पर रखा होता था तो मुझे इमेज कहां मिलती थी? इन्फिनिटी पर। यहां पर भी क्या मिल रही है? इन्फिनिटी पर मिल रही है, इन्वर्टेड मिल रही है। अगर पास में आ जाते थे, फोकस और पोल के पास में आ जाते थे, तो मुझे इमेज कैसी मिलती थी? वर्चुअल। और कैसी मिलती थी? इरेक्ट। और कैसी मिलती है? मैग्नीफाइड, यानी कि बड़ी मिलती है। कैसी मिलती है? बड़ी मिलती है। ठीक है, इसमें वही कंडीशन इसमें भी लागू होती है। इसमें भी वही कंडीशन लागू होती है कि मान लो ये तुम्हारे पास में कोई लेंस है, तो जिधर ऑब्जेक्ट होगा इधर की सारी दूरी नेगेटिव, इधर की सारी दूरी, ऊपर की सारी दूरी और नीचे की सारी दूरी। ठीक है, इसमें भी वही चीज लागू होगी, इसमें भी वही चीज लागू होगी। मुझे बताओ, सही है? ये अच्छा, ये मेरा क्या था? लेंस। लेंस का कोई फार्मूला बता सकता है? जैसे मिरर का फार्मूला था, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके लिए भी 2 फार्मूला है। जैसे इससे पहले जब मैं मिरर की बात कर रहा था, तो जो कॉनकेव का मिरर था, कॉनकेव का मिरर था, जो कॉन्वेक्स था, कॉन्वेक्स से 2 इमेजें बन रही थी और कॉनकेव से 6। इसमें क्या है? कॉन्वेक्स से 6 और कॉनकेव से 2। ठीक है, अब अगर कोई भी रेस पैरेलल आती है, सीधी आती है, ठीक है, तो वो दूर चली जाएगी और उन्हें पीछे मिलाएंगे तो डॉट डॉट से यहां मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई रेस कहीं भी रखी हो इन्फिनिटी को छोड़ के, कहीं रखी हो, तो एक रेस सीधे जाएगी जो इधर चली जाएगी, एक रेस ऐसे जाएगी। क्या ये लाइट कभी वापस मिलेंगी? तो पीछे मिला दी। ठीक है, जैसे उसमें पूछा था ऐसे ही मैं इसमें पूछा हूं। मुझे बताओ बच्चा लोग, कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव लेंस में मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से क्या रहेगा? छोटा। दोनों में 1 से क्या है? छोटा। अरे है नहीं है? और कॉन्वेक्स लेंस में भी, मिरर में
कॉन्वेक्स मिरर में भी। दूसरा, दोनों कंडीशन में इमेज कैसी मिलेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और वहां पर भी क्या मिलती थी, वर्चुअल और इरेक्ट मिलती थी। असंभारी है, वर्चुअल और कैसी मिलती है, इरेक्ट मिलती है। ठीक है, तो इसमें भी वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगी। फोकल लेंथ जो हमेशा इसकी होगी कॉनकेव, कॉनकेव लेंस की, वो हमेशा किसकी होगी, नेगेटिव। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, कॉन्वेक्स की हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, देखो बेटा, अच्छा लेंस का फार्मूला याद रखना, लेंस का फार्मूला बच्चों, मैंने तुम्हें उस समय बोला था 1/f बराबर 1/f बराबर 1/b माइनस 1/b, और u क्या पता ही है, u है पोल से और b है पोल से, और f तो फोकल लेंथ होगी। दूसरी चीज, मैग्निफिकेशन का फार्मूला पहले क्या होता था, -b अपॉन u, अब क्या होगा, b अपॉन। ठीक है, पहले माइनस था, अब क्या होगा, प्लस। और वही जो पहले था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन ये होता है कोई भी तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से तुम्हारा ये दिखाने की कोशिश करता है कि जो तुम्हारी इमेज बनी है वो कितने टाइम से बनी हुई है। ठीक है, कितने टाइम से बनी हुई है। ठीक है, ये होता है। तो लेंस फार्मूला उतार लिया, अगले बढ़े, नेक्स्ट चलो सर आगे बढ़ते हैं। बच्चा लोग, एक होता है तुम्हारा लेंस मेकर फार्मूला। देखो इस पर क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी उन क्वेश्चनों की बात भी होगी, लेकिन पहले मैं लेंस मेकर फार्मूला की बात कर रहा हूँ। सर लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है? लेंस मेकर फार्मूला का मतलब ये है, अभी मैंने तुम्हें कई प्रकार के लेंस बताए थे। जैसे मान लो बच्चों, इधर की रेडियस r1 और इधर की रेडियस, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बाहर या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो जो लेंस मेकर फार्मूला होता है, अगर मैं इसकी फोकल लेंथ की बात करूंगा तो μ2 बटे μ1 माइनस 1, 1 बटे r1 माइनस 1 बटे, ठीक है बेटा, जो लेंस मेकर फार्मूला है वो ये है, μ2 बटे μ1 माइनस 1, 1 बटे r1 माइनस 1 बटे, ये फोकल लेंथ का फार्मूला होता है।
जहां μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो भी लेंस है उसका। μ1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसमें लेंस रखा है, जिसमें लेंस। अगर लेंस हवा में रखा है तो μ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर μ1 की वैल्यू 1 करोगे तो यहां क्या बचेगा, μ - 1 1/r1 - 1/r2। ठीक है, सिंपल सा मेरे पास में ये बचेगा। अब तुम देखो, ठीक है, ये सिंपल सा फार्मूला है। अब एक चीज देखो सर, अच्छा लेंस का फार्मूला ये हो गया। ठीक है, 1/f = 1/b - 1/u। ठीक है, एक बटा भी एक बार फिर बड़ा है। चलो अभी ये भी कराएंगे। एक क्वेश्चन पहले करो, बच्चे लोग इधर देखो। एक बार बताना, मेरे पास ये लेंस है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। मैंने कहा अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू, और इस इधर की रेडियस क्या है, आर, तो बताओ इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, तो बताओ इसकी फोकल लेंथ, बताओ फोकल लेंथ इसकी क्या हो जाएगी। आज नींद बहुत आ रही है, क्या होगी, अनंत होगी, अनंत होगी बच्चों। देखो बच्चों, सर फार्मूला जो होता है 1/f म्यू - 1 1/r1 - 1/, अब देखो तो मान के चलना कि ऑब्जेक्ट हमेशा इधर है, ये मान लिया ऑब्जेक्ट इधर है, तो बेटा ये r1 और ये r1 और ये कितनी वैल्यू होगी, इनफिनिटी। तो अगर मैं निकालूं म्यू - 1, तो ये क्या हो गई, इन्फिनिटी। क्या हो गई, अब मुझे बताओ बेटा ये जो है इसकी रेडियस इधर ही तो होगी, इधर होगी, तो माइनस में कि प्लस में, माइनस में, तो -1/-, सही है, -1/-r। क्यों, क्योंकि देखो इधर की इसकी जो रेडियस होगी वो इधर ही तो होगी, और इधर वाली दूरी किस में ले जाएंगी, माइनस में। तो यहां पर जो फार्मूला आया वो म्यू - 1/r। यह फोकल लेंथ कितनी आई, r/μ - 1। अरे ये तो आया, अरे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसी प्रकार से ये करके दो मुझे, इधर वाली 10 सेंटीमीटर है, इधर वाली 20 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है r और r। मुझे बताओ इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, जी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5।
आया किसी का आंसर? बोलो। 8.5 8.5 हो सकता है ऐसा है। कितना आया? नहीं हो सकता है ऐसा। क्या आया? 4। चलो बोली 4, ये बोले 8.5। और अब 13 किसका आ गया? तेरा आ गया। अब देखो बेटा, ए सर जी, अब देखो बेटा, ए मान लो ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है तो इसकी रेडियस तो इधर होगी। अरे नहीं समझे? अरे जाए 20 से ऐसे काट लो सर, इसकी रेडियस इधर ही तो होगी और इधर वाली चीज किसकी ली जाएगी? प्लस की। तो ये हो गया 1/10। बेटा इसकी रेडियस इधर ही तो होगी और इधर वाली चीज किसकी ली जाएगी? माइनस की। माइनस का 20। 0.5 माइनस माइनस तो 2 + 1, ठीक है 3 हो गया, ठीक है 3/40। एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 40/3 एकम 3 तिया 13.50। सही है। अब बताओ, अगर बाहर अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.5। अगर बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 हो गए, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.5। ठीक है। अब इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? अब इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव में आएगी। अब इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी? कोई मुझे बताएगा सर नेगेटिव में क्यों आएगी? क्योंकि सर अगर बाहर ज्यादा हो जाती है तो ये कॉन्वेक्स जो होता है वो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, सही है। और कॉनकेव की फोकल लेंथ किसमें होगी? नेगेटिव में। बताओ क्या हो जाएगी? बोलो। म्यू2 दे रखा है क्या? फार्मूला यही लगेगा कि अलग लगेगा? यही लगेगा। देखो फार्मूला में अब चेंजमेंट आ जाएगा। फार्मूला में क्या चेंजमेंट? अरे क्वेश्चन उड़ गया, फिर से बताओ क्वेश्चन। ये क्या था? इधर क्या लिखा था मैंने? इधर क्या था? 10। इधर क्या था? 20। अब देखो, अब जो फार्मूला लगेगा म्यू2 अपॉन माइनस 1/r1 माइनस 1/, मुझे बताओ सर म्यू2 कहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? अंदर का। कहाँ का है? तो 1.5/2। यहाँ पर क्या हो गया बेटा? 1/, और यहाँ पर ये प्लस का है तो ये किसका होगा? माइनस का, ठीक है। यहाँ पर अगर तुम लोगे तो यहाँ बचेगा -0.5/2, ठीक है। इसे करेंगे और यहाँ कितना आ जाएगा? 3/20, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -3/80। तो f की वैल्यू आ जाएगी -80/3, ठीक है। -80/, तो फोकल लेंथ माइनस का मतलब हो गया कि अब ये किसकी तरह बिहेव करने लगा? कौन? केव की तरह, ठीक है। अभी किस तरह बिहेव कर रहे हैं बेटा? यही क्वेश्चन आएंगे तुमसे, यही क्वेश्चन पूछेगा बस, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर बाहर अंदर गिलास है और बाहर पानी होता तो ये किसकी तरह बिहेव करता? अंदर गिलास और बाहर पानी होता, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 4/, या फिर 8.33। मुझे बताओ बाहर ज्यादा है कि कम? अगर बाहर कम है तो ऐसे ही बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? कन्वर्जिंग की तरह ये बिहेव करता। बात समझ में आ गई?
सही है। उसके बाद फिर अगले वर्ग हैं, बोलते बोलते गले में दर्द होने लगता है। अब तुम लोग फ्री में बोलते हो, भुक्का ही नहीं, बस ऐसे ही भुक्का ही बोल निकल गए। बहुत एनर्जी जाती है बोलने से। वो तो ये है, अगर ये नहीं होता तो और बैंड लग जाएगा। माइक है तो थोड़ा ये है कि धीरे बोलना पड़ता है, तब भी तेज चली जाती है आवाज। कर लिया, ब्रश करूं इसको, ठीक है। अब अगले बात करें। सर देखो ये क्वेश्चन करो, देखो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा, डबल कॉन्वेक्स लेंस, कोई मुझे मतलब बता दो डबल कॉन्वेक्स लेंस। सर डबल कॉन्वेक्स लेंस जिसकी दोनों रेडियस समान हो, जिसकी दोनों रेडियस है क्या, ये कॉन्वेक्स, यानी कि जितनी रेडियस ये है उतनी ही रेडियस अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। तुमसे कहा गया है तुम्हें ये r की वैल्यू, अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर r ही तो है, और फोकल लेंथ कितनी दी है 20, बोले r निकालो। क्या निकालो? तो सभी टेंशन किस बात की है, देखो कौन सा फार्मूला लगाऊं, 1/f इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो बच्चों, सर अगर मैं इधर ऑब्जेक्ट माना तो इधर की रेडियस माइनस और इधर की रेडियस, तो पहले ये है तो ये r1 और ये r2। सर यहां हो गया 1.55 माइनस 1, ये हो गया 1/r माइनस 1/, बेटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। फोकल लेंथ पॉजिटिव लू की नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव तो है कॉन्वेक्स है सर, तो क्या लूंगा पॉजिटिव। तो 1/20, 20 ही तो है, हाँ 20 है। यहाँ पर बचा 0.55 माइनस माइनस प्लस, तो 2/, ठीक है। अगर मैं r की वैल्यू लूं, r की वैल्यू तो 20/, दोनों की गुणा करूंगा तो 1.10, 1. देखो इन दोनों की गुणा करूंगा तो 110 ही तो आएगा, 55 दूनी 110, 110 का मतलब 1.1, इसको भाग कर लो, मुझे जो दिख रहा है लगभग आंसर किसके करीब है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो r की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 22 सेंटीमीटर के बराबर आ जाती है, ठीक है। लगभग 22 सेंटीमीटर के क्या आ जाएगी बराबर। फिर बढ़ते हैं आगे, एक चीज और है उसका, इससे रिलेटेड है थोड़ा। बेटा क्वेश्चन जो तुमसे पूछेगा लेंस में, वो इसी से पूछेगा। इससे क्यों पूछेगा, उसका रीजन ये है बेटा, छोटा टॉपिक है, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, और फिर दूसरी बात जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब तुमको कि तुमसे 2-4 रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन पूछेगा, उसमें टाइम टेकिंग हो जाएगा, और टाइम टेकिंग हो जाएगा तुरंत क्वेश्चन रोक देता है, एनटी नहीं पूछेगा। मेंस में इतने खत्म क्वेश्चन पूछ रहा है, खत्म, ठीक है, हाँ खत्म। मैं जब सॉल्व करूंगा तो तुम देखना, तो तुम कहोगे सर ये भी क्या क्वेश्चन पूछे, है ना। कल क्या है, सैटरडे, परसों क्या है, उसके बाद मंडे को, मंडे को मेरे को फार्मूला लिखे हुए कॉपी चाहिए, और कोई बहाना ये मत बनाना कि सर कॉपी घर रहेगी। सबसे अच्छा बहाना होता है कि कॉपी घर रहेगी, ठीक है। लड़की लोगों, तुम लोगों के मैं हाथ खड़े करवा दूंगा इस स्कूल पर, लड़कों के लिए तो मेरे मौके ही बहुत है, सही है। और तो सही है, फार्मूला लिखे होने चाहिए सारे। और एक बात और है,
जैसे मैंने तुम्हें बताया था बेटा फार्मूला हमेशा कैसे लिखना, जैसे मैं उस समय तुम्हें एक फोटो भेजे थे, सिर्फ फार्मूला मत लिखो, फार्मूला के साथ में फिगर भी बनाओ। अगर तुम फिगर नहीं बनाओगे तो तुम्हें पता कैसे चल जाएगा किसका फार्मूला है, सही है। तो फार्मूला के साथ में फिगर भी होनी चाहिए। और मैं तुमसे कह रहा हूँ 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 क्वेश्चन में करीबन 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो डायरेक्ट फार्मूला पे होंगे। फार्मूला याद है तो सही है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और डेरिवेशन तुम याद करके कर नहीं सकते, तो तुमको फार्मूला रटने ही पड़ेंगे। चाहे तुम कह दो फार्मूला याद करो और चाहे तुम कहो फार्मूला रटो, जो चीज होगी वो तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीजें कौन से चैप्टर, ये बात अच्छी बोली। संडे को पूरा दिन खाली है ना, 8-9 घंटे तो नहीं खाली है। क्यों बेटा बर्तन पोछा करना पड़ता है क्या? अरे नहीं भी खाली तो मतलब 8 घंटे तो काम कर ही सकते हो। 2 घंटे 8 घंटे तो कम से कम पढ़ोगे, ठीक है। अब 8 घंटे में तुम कम से कम 3 चैप्टर के तो लिखोगे। एक काम करो तुम लोग लिखना बेटा EMI, AC, EM वेव। EM वेव सबसे सरल है, सबसे कम। EMI, AC और EM वेव, ये 3 के लिख के लाना, ठीक है। सिर्फ लिख के मत लाना, उसको कुछ देख भी लेना, पढ़ भी लेना उसमें, ठीक है। कहीं सिर्फ लिखने को डटे पड़े बस खाली लिख रहे हो छुट्टी हैं। अरे कॉपी से लिखो बेटा,